Welcome to Student Study YouTube channel. Enjoy today's topic in this video and if you understand it then like the video and subscribe channel. आज के टॉपिक के नोट्स डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्मेट में अवेलेबल हैं. So let's begin. आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस. वेरियस बेसिक क्वांटिटीज और डेराइव क्वांटिटीज की डायमेंशन सीखने के बाद हमारे पास ये टॉपिक आता है. तो सबसे पहली हमारे पास है एप्लीकेशन इसकी, वो है चेकिंग करेक्टनेस ऑफ रिलेशन. चेकिंग करेक्टनेस ऑफ रिलेशन मतलब कोई भी रिलेशन हमारे पास या कोई इक्वेशन हमारे पास दी होती है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसे कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है. इस टाइप की इक्वेशन का हम चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है. ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें एक प्रिंसिपल पढ़ना पड़ता है जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. होमोजेनिटी क्या बोलता है कि अगर किसी डायमेंशन में कुछ ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वही डायमेंशन आएगी जो वो थी. जैसे कि मान लो लेंथ में लेंथ डायमेंशन को ऐड किया गया, जैसे 2 मीटर में 5 मीटर ऐड किया गया तो आंसर क्या आएगा, 7 मीटर आएगा ना. इसका मतलब डायमेंशन तो मीटर ही रहेगी उसकी. तो लेंथ में लेंथ को ऐड करेंगे तो आंसर लेंथ ही आएगा. इसे 12 नहीं लिखना, ये अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं है, ये डायमेंशन को रिप्रेजेंट कर रही है कि एक लेंथ में अगर हम दूसरे लेंथ को ऐड करेंगे तो फिर आंसर भी हमारे पास लेंथ में ही आएगा. सेम फॉर टाइम एंड एनी डायमेंशन. ठीक है, तो अगर हम इसे चेक करने की कोशिश करें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो फिर हमें पता है कि s डिस्प्लेसमेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा l इज इक्वल्स टू u है इनिशियल वेलोसिटी. वेलोसिटी की डायमेंशन हम जानते हैं एल टी माइनस 1. नहीं भी जानते तो तुरंत निकाल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो t माइनस 1 हो जाएगा. यू की हो गई, t की इज t प्लस हाफ का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो एक कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी. एक्सेलरेशन की एल टी माइनस 2 और टाइम स्क्वायर में है टी स्क्वायर. तो हम चेक करते हैं इसे, एल टी माइनस 1 टी प्लस 1 कैंसिल, इट बिकम्स एल प्लस अगेन एल टी माइनस 2 टी प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा एल. तो यहाँ से एल में एल जोड़ते हैं, हमने पढ़ा था होमोजेनिटी में एल ही आता है. तो ये हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस. इसका मतलब ये डायमेंशन हमें हेल्प करता है किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को परखने के लिए कि वो सही है या नहीं है. पर इसमें देखो एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है कि मतलब यहाँ पर यू टी प्लस 280 स्क्वायर अगर होता या सिर्फ 80 स्क्वायर होता, मतलब ऐसा कुछ होता, तब भी ये बोलता कि ये इक्वेशन सही है. इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ डायमेंशनल करेक्टनेस के लिए है, कांस्टेंट के लिए ये नहीं बता सकती कि वो इक्वेशन एक्चुअली में सही है या नहीं है. ओके, अब एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन हमारे पास है कि f इज इक्वल्स टू ए प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी. ये हमें दे रखा है, जहाँ पर f फोर्स है और t है टाइम. अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि डायमेंशन ऑफ a एंड b. डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी है ऑफ a एंड b. बताओ कि क्या क्या होगी. इसे सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले फोर्स की डायमेंशन पता होनी चाहिए और फिर हम a और b की डायमेंशन निकाल लेंगे, क्योंकि टाइम की डायमेंशन भी हमें पता है. फोर्स की डायमेंशन F इज इक्वल टू एम ए होता है, मास के लिए m होता है और एक्सेलरेशन के लिए एल टी माइनस 2. तो इसकी डायमेंशन है एम एल टी माइनस 2. ठीक है, अब हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी दिस शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ b प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ b. हम ये जानते हैं कि सेम डायमेंशन में ही सेम डायमेंशन ऐड होती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से. तो इसका मतलब फोर्स की डायमेंशन इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, यानी ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, तभी तो ऐड होके एक फोर्स बना रहे हैं. तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं. तो शुरू में हम एम एल टी माइनस 2 को इक्वेट कर देंगे डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डायमेंशन ऑफ बी से, और यहीं दूसरी तरफ हम इक्वेट कर देंगे एम एल टी माइनस 2 को टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी की डायमेंशन से. अब देखो, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं
तो b की डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी, m की -1 बनेगी यहाँ पर, l की भी -1 बनेगी, t की बनेगी t² यहाँ पे पहले से था और बन जाएगा t की +2, यानी t की पावर आ जाएगी हमारे पास 4। तो ये अपने पास b की डायमेंशन होगी। ओके, b की डायमेंशन निकल गई है। यहाँ से निकालनी है a की डायमेंशन। a की डायमेंशन क्या होगी, इससे b की डायमेंशन को मल्टीप्लाई करना है, यानी mlt -2 तो था ही फोर्स, इनटू इससे डायमेंशन कौन सी मल्टीप्लाई हो जाएगी, b की, यानी ये वाली m-1 l-1 t4। तो इससे हमारे पास a की डायमेंशन आ गई m की पावर 1 - 1 0 हो गई, m0, l भी 1 - 1 0 हो गया, l0 और t -2 + 4 बिकम्स 2, या फिर इसे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि a की डायमेंशन है t²। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। इतना इजीली हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि y = a sin ωt + kx + डेल्टा। ये एक क्वेश्चन है, ये इक्वेशन भी आप बाद में पढ़ेंगे वेव्स में, तो अभी इसे गो थ्रू हो जाएंगे तो बाद में इजी भी पड़ेगा। तो ये एक इक्वेशन है हमारे पास जहाँ पर y डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, x डिस्टेंस है। तो इससे हम लोग इसमें डायमेंशन फाइंड आउट करनी है a की, ओमेगा की, k की और डेल्टा की। ठीक है, तो इसे कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखो। इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग डिस्प्लेसमेंट की हमें पता है कि डायमेंशन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस ही हो गया, यानी लेंथ ही हो गया एक तरीके से, तो ये लेंथ हो जाएगी। इज इक्वल्स टू ए की डायमेंशन नहीं पता, एज इट इज़ लिख दो, साइन ऑफ ओमेगा की डायमेंशन हम लोग जानते हैं, अंदर जो भी है। सबसे पहले एक बात है कि इसके इनसाइड में जो है उसमें देखिए कि साइन ऑफ एंगल हमने पढ़ा था कि एंगल तो डायमेंशनलेस होता है, एंगल होता है डायमेंशनलेस। इसमें देखो ओमेगा की हम नहीं जानते, टी की टी होती है, प्लस के की डायमेंशन नहीं जानते, एक्स इज डिस्टेंस तो एल हो जाएगी, प्लस डेल्टा की हम नहीं जानते। लेकिन हम एक बात जानते हैं कि साइन के अंदर जो भी चीज़ है वो डायमेंशन लेस है, क्योंकि एंगल डायमेंशन लेस होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगर ये डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस होना चाहिए, डायमेंशन लेस प्लस डायमेंशन लेस प्लस डायमेंशन लेस, तभी तो डायमेंशन लेस बनेगा। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों मिला के अगर डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन कब कटेगी, टी की पावर 1 है तो ओमेगा की क्या होनी चाहिए, टी की पावर -1 होनी चाहिए, तभी तो -1 + 1 कैंसिल होकर डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ओमेगा है टी की -1। ओके, सिमिलरली ये दोनों मिला के डायमेंशन लेस है, इसकी एल की पावर 1 है तो के की क्या होनी चाहिए, एल की पावर -1, के की डायमेंशन हो जाएगी। सिमिलरली ये तो अकेला खुद ही है, इसका मतलब डेल इज डायमेंशन लेस, डी एल डायमेंशन लेस, डेल की कोई डायमेंशन नहीं है। तो हमने निकाल लिया है डेल की, के की और ओमेगा की। अब हमें सिर्फ फाइंड आउट करनी है ए की। देखिए ए की भी आसानी से निकल जाएगी। एल इज इक्वल्स टू समथिंग डायमेंशन लेस, लेंथ के बराबर कौन होना चाहिए, लेंथ ही तो होनी चाहिए। तो ए की डायमेंशन क्या हो गई, लेंथ, तो ए की डायमेंशन इज एल। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ए की एल, ओमेगा की t-1, के की l-1 और डेल्टा इज डायमेंशनलेस। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ 2ax माइनस x² इज इक्वल्स टू a टू द पावर n साइन इनवर्स ऑफ x बाय a -1 इज डायमेंशनली करेक्ट, फाइंड n। अगर ये इक्वेशन जो हमें दिया गया है ये डायमेंशनली करेक्ट है तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है डायमेंशंस की हेल्प से। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया है कि x क्या है, a क्या है, n कुछ नहीं, n तो फाइंड आउट करना ही है, n कोई नंबर ही है ऑब्वियसली। तो x की डायमेंशन हम नहीं जानते, a की डायमेंशन हम लोग नहीं जानते, तो मान लेते हैं कि x की कुछ डायमेंशन मान लेते हैं कि लेट x की डायमेंशन हमारे पास है, लेंथ ही मान लेते हैं। ये सिर्फ हमने माना है, हम कुछ भी मान सकते हैं या फिर x लेके भी चल सकते हैं, बाद में आप देखेंगे l की जगह x लेके चलेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमने l मान लिया है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय समथिंग। तो हमें एक बात हम जानते हैं
कि dx की डायमेंशन मतलब लेंथ के रिस्पेक्ट में ही बात कर रहा है वो, मतलब x के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो यहाँ से ऊपर की डायमेंशन हमारे पास x ही आ जाएगी, डिवाइडेड बाय नीचे की डायमेंशन अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट के अंदर क्या हुआ, ट्वाइस का कोई मतलब नहीं बनता, हम डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो 2 इज़ कॉन्स्टेंट, उसे हटा दीजिए। यहाँ पे डायमेंशन है a की डायमेंशन, फिर है x की डायमेंशन माइनस x की डायमेंशन की पावर 2, या फिर x की डायमेंशन इंटू x की डायमेंशन। x को हम l पुट कर रहे थे तो यहाँ पर x को l ही पुट कर देते हैं, एक बार l आ जाएगा, यहाँ पे l का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया, इज इक्वल्स टू a टू द पावर n। उसके बाद देखो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, हम जानते हैं साइन ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है कि वो है एंगल, साइन ऑफ समथिंग इज एंगल। अब बात करें साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, जैसे कि साइन 30 का आंसर होता है 1/2, इसका मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। साइन इनवर्स ये एंगल ही है, हमें गिवन क्या है, एंगल। हमने पढ़ा है कि एंगल भी डायमेंशनलेस है, तो यानी ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। ओके, तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि x की डायमेंशन l है, l डिवाइडेड बाय a की डायमेंशन -1 तो कांस्टेंट है, इज डायमेंशनलेस। ये हमें पता चल गया डायमेंशनलेस है। अगर ये डायमेंशनलेस है तो l की डायमेंशन के इक्वल ही a की डायमेंशन होनी चाहिए, तभी तो दोनों डायमेंशन कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब a की डायमेंशन है l की डायमेंशन, मतलब x की डायमेंशन a की डायमेंशन इक्वल हो गई, यानी a भी l है। तो पुट कर दीजिए a को l इस इक्वेशन में, यहाँ से तो ये डायमेंशनलेस हो गया, तो a को जब मैंने l पुट किया, ऊपर l है, नीचे देखो l स्क्वायर है, तो l की स्क्वायर माइनस l की स्क्वायर की अंडर द रूट इज इक्वल टू a टू द पावर n, ये आया हमारे पास। इम्प्लाइज ऊपर तो l ही है, डिवाइडेड बाय l की पावर 2 की डायमेंशन में से l की पावर 2 की डायमेंशन माइनस की, तो l की पावर 2 ही आएगी, क्योंकि ये डायमेंशन है, ज़ीरो नहीं लिखना है, इसे डायमेंशन की बात हो रही है। तो l स्क्वायर की डायमेंशन में से l स्क्वायर की डायमेंशन माइनस की, तो आंसर आया l स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बचा l इज इक्वल टू a टू द पावर n। l की डायमेंशन कैंसिल हो गई, तो इसका मतलब l टू द पावर 0, a की डायमेंशन भी पुट कर देते हैं, पहले a की डायमेंशन l है ना, तो हम कर देते हैं l टू द पावर n। यहाँ से l की डायमेंशन कैंसिल हो गई, आंसर आया l टू द पावर 0 इज इक्वल टू l टू द पावर n। जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चला कि n की वैल्यू है 0, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है हमें ऐसे क्वेश्चंस में, सिर्फ लेफ्ट साइड की डायमेंशन को सॉल्व करते जाना है कि कैसे आ रहे हैं, सिमिलरली राइट साइड की डायमेंशन को सॉल्व करते जाना है, जो भी फाइंड आउट करना होगा वो इजीली निकल जाएगा। अब फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है डिराइविंग ए रिलेशन। इसका मतलब डायमेंशन से हम एक रिलेशन को भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें एक बात पता होनी चाहिए, जब हम रिलेशन डिराइव करेंगे तो उसमें कांस्टेंट ज़रूरी नहीं है वही आए, क्योंकि डायमेंशन जो है कांस्टेंट के बारे में ढंग से नहीं बता रही थी, 2 या -2 एक ही बात थी डायमेंशन के लिए। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या है यहाँ पर। जैसे देखो, टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज फाइंड टू डिपेंड ऑन लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायरेक्ट रिलेशन। हमें ये पता लगा है कि एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। तो हम इसके सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि टाइम पीरियड हम मान लेते हैं स्मॉल t इज टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। डिपेंड करता है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के। लेंथ की ये नहीं पता लेंथ की कितनी पावर, l स्क्वायर की भी, l क्यूब की भी हो सकता है, किसी की भी हो सकता है, तो लेंथ टू द पावर a मान लेते हैं, a पावर की। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जानते हैं g से डिनोट करते हैं, g टू द पावर b से। ओके, ऐसा कुछ है। तो अब हम क्या करेंगे, रिलेशन डिराइव करने के लिए सिंपली बस इस प्रोपोर्शनल को पहले हटाएंगे, उसकी जगह कांस्टेंट लगाएंगे और डायमेंशन पुट करते जाएंगे। सबसे पहले मैंने प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाया, उसकी जगह एक k पुट कर दिया, k टाइम्स l टू द पावर a g टू द पावर b। अब हम लिखेंगे डायमेंशन। देखो, टाइम की डायमेंशन हमें पता है टाइम पीरियड है तो t ही होती है, इज इक्वल्स टू k तो कांस्टेंट है, उसे ऐसे ही रहने दो,
या फिर उसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायमेंशन चेक कर रहे हैं। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होती है l, उसकी पावर a आ जाएगी। g मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन चाहे ग्रेविटी वाला हो उसकी डायमेंशन क्या होती है, एक्सेलरेशन की ही डायमेंशन होगी, यानी lt माइनस 2। तो lt माइनस 2 की पावर आ गई हमारे पास b। तो यहाँ से रहा टाइम, यहाँ से l की पावर हमारे पास आ गई a प्लस b और t की पावर आ गई माइनस 2b। अब हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे l की डायमेंशन 0 है, कंपेयर करने पे हमें पता चला कि a प्लस b की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट में l की पावर 0 है। और माइनस 2b ये 1 है, 1 के इक्वल होना चाहिए। तो माइनस 2b इज इक्वल टू 1। यहाँ से b की वैल्यू आ गई -1/2। इसमें पुट कीजिए तो a प्लस b की वैल्यू आएगी a माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1/2। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई है। b की वैल्यू है -1/2 और a की वैल्यू है 1/2। तो पुट कर देते हैं हम। यहाँ पर हमने क्या लगाया था, t इज इक्वल टू k टाइम्स l की पावर आ गई 1/2, g की पावर आ गई -1/2। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू k, l में 1/2 है मतलब अंडर रूट l हो गया, l का अंडर रूट, g की -1/2 है तो मतलब नीचे g का भी रूट आएगा। ये हमारे पास रिलेशन आ गया टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का, k टाइम्स ऑफ अंडर रूट l/g। इसमें हमारे पास इसमें प्रॉब्लम जो यही है कि हम k की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता चलेगी, सिर्फ रिलेशन में डायमेंशनली हमें पता चल जाएगा कि वो उसकी डिपेंडेंस कैसे है। तो इस तरीके से हम एक रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं डिराइविंग पे। तो देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल्स यूनिट्स देन फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट अभी कौन कौन सी है, m है, l है, t है, आगे की भी हमने 7 यूनिट्स पढ़ी है, ठीक है। तो ml, वगैरह हमारे पास फंडामेंटल है। पर अगर हमने मान लिया कि हमारे पास फोर्स, वेलोसिटी और टाइम फंडामेंटल होते, ठीक है, इसका मतलब f होता, वेलोसिटी होता, टाइम होता, लेकिन डिस्टेंस नहीं होता। इसके लिए डिस्टेंस की अगर हमें फाइंड आउट करनी होती यूनिट तो हम वेलोसिटी की हेल्प से फाइंड आउट करते, वो डायराइव्ड माना जाता, ये बेसिक मानी गई है, फंडामेंटल मानी गई है, ठीक है। अगर ऐसा है तो फाइंड आउट करो कि एनर्जी की डायमेंशंस क्या होगी। नॉर्मली तो देखो हम फाइंड आउट कर चुके हैं एनर्जी की डायमेंशन ml की फॉर्म में, अब हम f, v और t की फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता है कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी, तो हम लोग लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी कुछ भी होगी लेकिन इनकी फॉर्म में होगी जिसमें हमें फाइंड आउट करनी है, शुड बी इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन की पावर a हमें नहीं पता है इसलिए हमने a लिख दिया, वेलोसिटी की b और टाइम पीरियड की c, ऐसा होगा। अब हम फोर्स की डायमेंशन को ओपन करते हैं। हमें पता है फोर्स की डायमेंशन होती है mlt -2, ठीक है, इसकी पावर a हो गई। वेलोसिटी होती है lt -1, इसकी पावर हो गई b और टाइम पीरियड होता है t, तो इसकी पावर हो गई c। और लेफ्ट साइड में हम जानते हैं कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, क्योंकि अभी हम फंडामेंटल FVT में फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए हमें एनर्जी की डायमेंशन भी लिखनी होगी, वो भी हम जानते हैं क्या होती है। mlt -2 में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर ml² t -2। अब हमें बस कंपेयर करना है और कुछ नहीं। पहले इसे अच्छे से लिखते हैं कि m की डायमेंशन क्या हो जाएगी, यहाँ से m की डायमेंशन है a, सिर्फ a ही हो जाएगी। l की देखो, l की यहाँ से a प्लस यहाँ से b, a प्लस b हो जाएगी। उसी तरीके से t की -2a फिर -b और प्लस c हो जाएगी। यहाँ से m की 1 है, l की 2 है, t की -2 है। कंपेयर कर लेते हैं तो a की वैल्यू आ गई 1, ओके, a प्लस b की वैल्यू है 2, तो a को 1 पुट करो तो b की 2 - 1 आ जाएगी। यहाँ से c के लिए -2a - b प्लस c इज इक्वल्स टू -2,
ये आ गया। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, ए की 1 है तो -2, बी की भी 1 है तो -1 प्लस सी इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी -2 + 2 + 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1, सी की वैल्यू आ गई 1। तो इससे एनर्जी की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, सिंपली पुट कर दो यहाँ पर, एफ की वैल्यू ए यानी 1, एफ की 1, वी की 1 और टी की भी 1, ये हो गई एनर्जी की डायमेंशन। तो एनर्जी की डायमेंशन हम लिखेंगे एफ वी टी, दिस इज द डायमेंशन। अब हम एम एल टी में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसने बोला है कि हमने बेसिक क्वांटिटीज एफ वी टी को मान लिया, तो एफ वी टी की फॉर्म में एनर्जी की डायमेंशन ये हो जाएगी। ओके, हम लोग अपनी मर्जी से डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, पर इसका एक एक्सेप्शन केस है। मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि मान लो कि हम किसी भी डायमेंशन को बेसिक मानते हैं, जैसे इसमें हमने फोर्स को मान लिया। एक एग्जांपल देखते हैं जिससे हमें ये पता चलेगा क्या हम सच में फ्री हैं किसी भी डायमेंशन को बेसिक मानने के, या फिर उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। आगे हम जैसे मान लो पी एम वी को आर टेकन एज फंडामेंटल, तो फाइंड एफ। पी क्या है यहाँ पर, मोमेंटम, एम है मास, वी है वेलोसिटी, और हमें फाइंड आउट करनी है फोर्स की डायमेंशन। सेम करते हैं, पी एम वी हमने बेसिक माने हैं, फंडामेंटल माने हैं, तो फोर्स की डायमेंशन को हम लिख लेते हैं पी एम वी की फॉर्म में। मान लो पी की डायमेंशन ए पावर में, मास की डायमेंशन बी पावर में, और वेलोसिटी की डायमेंशन हमारे पास सी पावर में हमने मान ली। ठीक है, उसके बाद हमें फोर्स की डायमेंशन पता है, वो है एम एल टी -2 शुड बी इक्वल टू, मोमेंटम की हमें पता है, मोमेंटम की क्या होती है, मास इंटू वेलोसिटी होती है, मास की m होती है, वेलोसिटी की एल टी -1, इसकी पावर a हो जाएगी। इसी तरीके से मास की m ही रहेगी, b हो जाएगी, ये एल टी -1 की c हो जाएगी। कंपैरिजन करना है, पहले देख लेते हैं m की क्या बन रही है। m की बन रही है यहाँ से a प्लस b, इसी तरीके से l की बन रही है a प्लस c, और t की बन रही है -a - c, ये हो गया। यहाँ से m की 1 है, l की 1 है, t की -2 है। तो लिख देते हैं a प्लस b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 आ गई पहली इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन से a प्लस c की वैल्यू आ गई 1, और तीसरी इक्वेशन से -a - c की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो अब देखो -a - c को माइनस हटाना हो तो a प्लस c लिख सकते हैं 2। यहाँ से एक प्रॉब्लम हो गई, a प्लस c बोल रहा है 1 है, फिर कहता है a प्लस c 2 है। रॉन्ग, ऐसा थोड़ा ही हो सकता है। a प्लस c 1 के भी बराबर है, 2 के भी बराबर है, तो ये इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। इसका मतलब हम पी एम वी को फंडामेंटल नहीं चुन सकते। ऐसा क्यों हुआ, पहले तो हमने चुन लिया था पिछले वाले क्वेश्चन में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि p ऑलरेडी मास इनटू वेलोसिटी ही तो होता है, यानी वो खुद जो इससे डेराइव हो रहा है, हम बोल रहे हैं कि ये भी फंडामेंटल है, ये तीनों फंडामेंटल, ऐसा नहीं हो सकता। पिछले क्वेश्चन में हमने फोर्स को, वेलोसिटी को और टाइम को माना था बेसिक क्वांटिटीज़, लेकिन फोर्स, वेलोसिटी और टाइम में ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं था कि फोर्स, वेलोसिटी, टाइम का प्रोडक्ट हो या डिवीजन, ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए हम उसे चूज़ कर सकते थे। पर यहाँ पर तो मोमेंटम खुद ही मास इनटू वेलोसिटी है, यानी इन दोनों से डिराइव हो रहा है ये, तो ये बेसिक कैसे हो सकता है। इसलिए हमें सिर्फ वही चीज़ को बेसिक मानना है जो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो। बेसिकली इस टाइप से नहीं रहेगा, बेसिक क्वांटिटीज़ वही रहेंगी, पर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए हमें उसके साथ डील कैसे करना है। अब देखते हैं लास्ट एप्लीकेशन इसकी। लास्ट एप्लीकेशन हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब हम किसी यूनिट को किसी और यूनिट में चेंज कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि यूनिट को अगर हमें चेंज करना है तो हम एक क्वांटिटी मानते हैं, जैसे क्यू है। क्यू क्वांटिटी बनती है दो चीज़ों से, एक एन से, एक यू से। एन का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, यू का मतलब यूनिट क्या होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं 1 kg। 1 kg में ये न्यूमेरिकल यूनिट है 1, या 2 लोगे तो न्यूमेरिकल 2 हो जाएगी। kg हमारे पास है यूनिट, ठीक है। तो अगर दो यूनिट्स की हम बात करें, दो अलग अलग टाइप के यूनिट्स की, जैसे MKS यूनिट या CGS यूनिट, जो स्टैंडर्ड यूनिट हमने शुरू में पढ़ा था कि मास किलोग्राम सेकेंड में या फिर सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड्स में, ठीक है। तो N1U1 पहली वाली यूनिट जो होगी वो इक्वल होगी दूसरी वाली यूनिट के, जैसे कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर।
तो ये N1U1 इज इक्वल्स टू N2U2। हम यहाँ से बोल रहे हैं कि NU जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। हाँ कांस्टेंट ही तो होगा। हमें पता चल रहा है कि अगर n बढ़ेगा तो u कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, देखो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर 1 है, ये बढ़ गई 100 हो गई, तो यूनिट छोटी हो जाएगी। मीटर बड़ी यूनिट है, यूनिट सेंटीमीटर छोटी है। इसका मतलब जैसे ही न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होगी तो यूनिट छोटी होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी तो यूनिट बड़ी होगी। सिंपल सी बात है ये। अब डराइव करके देखते हैं, एक मतलब कन्वर्ट करके देखते हैं। मान लो मुझे कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन को, 1 न्यूटन जो फोर्स की यूनिट होती है, मुझे नहीं पता कितने डाइन्स होते हैं उसमें, डाइन, ठीक है। तो मुझे निकालना है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। मान लेते हैं कि x डाइन्स होते हैं, 1 न्यूटन में x डाइन होते हैं। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, कन्वर्जन कैसे करेंगे। देखो न्यूटन के लिए हम MKS यूनिट को मान रहे हैं और यहाँ पर हम CGS को मान रहे हैं। हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम MKS और CGS या फिर जो 2 यूनिट्स में डील कर रहे हैं वो हमें गिवन होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले न्यूटन की डायमेंशन यानी फोर्स की डायमेंशन लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ MKS, ठीक है। तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, इतनी बार पढ़ लिया है हमने, वो है MLT-2, ठीक है। तो है MLT-2। अब ये पहली यूनिट की बात कर रहे हैं तो हम 1 लगा देते हैं, जैसे यहाँ लगाया था इस तरीके से, इधर 2 लगा देंगे। इधर बात कर रहे हैं हम MLT-2 ही है पर सेकेंड यूनिट का, जो कि CGS में है, ओके। अब हमें सिर्फ ये करना है कि हमें इसको MKS में खोलना है, इसको CGS में खोलना है, ताकि हमें क्वांटिटी पता चल सके। कैसे करेंगे वो, ये यहाँ पर x से भी मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है, x आ गया यहाँ। अब देखो हम लोग को लिखना है यहाँ पर m की जगह 1 kg, ठीक है, 1 kg हो गया ये। l की जगह 1 मीटर और टाइम की जगह 1 सेकेंड जिसकी पावर -2 है, इज इक्वल्स टू x टाइम्स ऑफ, यहाँ पर CGS चल रहा है तो 1 ग्राम, ठीक है। फिर यहाँ पर है 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड की पावर -2। x की वैल्यू निकालनी है तो उसको उधर ले जाइए, तो x इज इक्वल्स टू 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम, ये आ गया, और फिर इंटू 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड, इसकी पावर भी -2, इसकी भी -2, बोथ पावर -2। अब क्या करना है, सिर्फ चेंज करना है। 1 kg में कितने 1000 ग्राम्स, तो 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम, ये रहेगा हमारे पास। इसमें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड ही है, सिंपल 1 सेकेंड -2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 1 सेकेंड से 1 सेकेंड, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बचा कितना 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 2, यानी 10 टू द पावर 5। तो हमारे पास आंसर क्या निकल के आया यहाँ से कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये हमने निकाल लिया, कन्वर्ट कर दिया, 1 न्यूटन को 10 टू द पावर 5 डाइन में कन्वर्ट कर लिया। कैसे किया, सिर्फ MLT-2 दोनों की डायमेंशन लिखी है, इसे MKS में खोल दिया, इसे CGS में खोल दिया और x की वैल्यू निकाल ली, सिंपल। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें इसी टाइप का कि मुझे 1 जूल को अर्ग्स में कन्वर्ट करना है, तो x मान लेंगे। सेम MKS और CGS यूनिट की बात कर रहे हैं और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें एनर्जी की डायमेंशन पता है, जूल एनर्जी की यूनिट है और अर्ग्स भी एनर्जी की यूनिट है। एनर्जी की डायमेंशन होती है mL²T-2, फर्स्ट यूनिट में मान लिया, इज इक्वल्स टू सिमिलरली mL²T-2 सेकेंड यूनिट में x टाइम्स, ओके। अब इसे बस ओपन करना है आपको और कुछ भी नहीं है, सिंपली। तो क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, या फिर पहले x भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 1 kg की पावर 1 मीटर का स्क्वायर और 1 सेकेंड की पावर -2 विच इज़ इक्वल टू x में ये 1 ग्राम, ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये 1 सेकेंड की पावर -2। तो x आ जाएगा 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पावर 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड की पावर -2। तो पुट कर दो, 1 kg इज़ 1000 ग्राम
डिवाइडेड बाय ग्राम, 1 ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर और 1 सेकेंड बाय 1 सेकेंड की पावर -2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो 1000 यहाँ से आया इंटू 100 का स्क्वायर यहाँ से आया और ये कुछ नहीं आया, तो हमारे पास 10 टू द पावर 3 5 7 10 टू द पावर 7 आ गया। तो इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर डायमेंशंस कंप्लीट हो गया है, बाद में हम मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं, तो इसके और क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।